हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 11th की हिस्ट्री से जो आपका सेकंड चैप्टर है एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स, इसकी इजी एक्सप्लेनेशन करवाने वाला हूं। न्यू वीडियो है 2024-25 स्टूडेंट्स के लिए और आपको इसकी फ्री पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। यूजर नेम आप सभी के सामने दिया हुआ है। और अगर आप हमारे फ्री पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका यूजर नेम है क्लास 11 ESP। ठीक है, आप इसको सर्च मारोगे तो आपको यहाँ पे हमारे जितने भी नोट्स हैं वो टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। सो अब हम चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। सो एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। 3 कॉन्टिनेंट्स पे जाने से पहले आप पहले ये समझ लो कि भाई कॉन्टिनेंट किसको कहते हैं। ठीक है, कॉन्टिनेंट का मतलब क्या होता है वो हम यहाँ पे समझ लेते हैं। सो अ कॉन्टिनेंट इज अ लार्ज एरिया ऑफ अ लैंड ऑन अर्थ। हमारे अर्थ पर जो लैंड होता है और उसका बहुत बड़ा एरिया, देखो ये मान लो हमारा अर्थ है और इसमें बहुत बड़ा एरिया जो लैंड का होगा वो कॉन्टिनेंट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अफ्रीका, फॉर एग्जाम्पल एशिया, ये सब क्या है, कॉन्टिनेंट्स हैं बड़े बड़े। सो देयर कैन बी मैनी कंट्रीज इन अ कॉन्टिनेंट। एक कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रीज होती हैं। जैसे कि एशिया कॉन्टिनेंट है तो एशिया में पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। अब हमारे वर्ल्ड में जो भी कॉन्टिनेंट्स हैं उनके नाम मैं आप सभी को बता देता हूं और आपने सुना भी होगा इनमें से बहुतों का नाम। सबसे पहले अंटार्कटिका, फिर है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। सो ये हमारे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं। अब आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसमें हमारा टाइटल है एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, हम 3 कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। कुछ हिस्सा अफ्रीका का होगा, कुछ हिस्सा जो है आपका यूरोप का भी इसमें शामिल होगा। सो मैं आपको बताता हूँ कि उसमें क्या क्या आता है। देखो अगेन एक बार और वर्ल्ड मैप पे देख लो जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट्स होते हैं। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है, कोई डाउट नहीं, आपको समझ आ गया होगा कॉन्टिनेंट्स कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। अब हम समझते हैं रोमन एम्पायर के बारे में। जैसा कि हमारा जो चैप्टर है बेसिकली उसमें हम रोमन्स के बारे में पढ़ेंगे, रोमन एम्पायर। सो ये 3 कॉन्टिनेंट्स में स्प्रेड था, यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका, वेस्टर्न एशिया। ठीक है, सो ये 3 कॉन्टिनेंट्स, लगभग इसमें यूरोप, अफ्रीका और एशिया आ गया, तो 3 कॉन्टिनेंट्स में ये स्प्रेड था। ठीक है, टोटल इतना बड़ा एम्पायर था। रोमन एम्पायर की हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो इसको 2 फेजेस में डिवाइड करके पढ़ते हैं, 2 पार्ट में। सबसे पहले अर्ली रोमन एम्पायर आता है, फिर लेट रोमन एम्पायर आता है। अर्ली रोमन एम्पायर जो है आपका वो 3rd सेंचुरी तक का है और आफ्टर दी 3rd सेंचुरी वी कैन से दिस इज द लेट रोमन एम्पायर और वी कैन से लेट एम्पायर। ठीक है, 2 फेजेस होते हैं, समझ आ गया होगा आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं। रोमन एम्पायर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ से मिलती है, सोर्सेस क्या है हमारे पास वो जानते हैं। चलिए, सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। सबसे पहला जो सोर्स है वो है टेक्सचुअल सोर्सेस। टेक्सचुअल सोर्सेस का मतलब होता है जो टेक्स्ट रिटन में हमें मिलते हैं। सो जो हिस्ट्रीज रिटन बाय कंटेम्प्रेरी, जो उस टाइम के हिस्टोरियन थे जो हिस्ट्री लिखा करते थे, उसको कहा जाता है एनेल्स। ठीक है, ये जो एनेल्स हैं ये क्या होता था, एक हिस्ट्री होती थी जो लिखी जाती थी, जिसको हिस्टोरियंस लिखते थे, साल बाय साल हो सकता था। ठीक है, हर साल लिखा जाता था एनुअली। इसके अलावा कुछ लेटर्स मिलते हैं उस टाइम पे, जो कुछ एम्परर्स ने एक दूसरे को लेटर्स लिखे होंगे। स्पीच मिलती हैं रिटन में, सरमन मिलते हैं, लॉ मिलते हैं उस टाइम के, जो लॉ बनाए गए होंगे वो मिलता है टेक्स्ट में। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस। डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस में इंस्क्रिप्शन आ जाते हैं, जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, खुदाई करके एक आप कह सकते हो सॉलिड कुछ चीज़ ऐसे निकलती है, पत्थर पर लिखा हुआ, वुडन पे लिखा हुआ। ठीक है, इंस्क्रिप्शन स्टोन्स पे लिखे जाते थे जो कि ग्रीक और लैटिन में लिखे हुए हैं। इसके अलावा लिखने के लिए पेपायरस का यूज़ होता था। पेपायरस वॉज अ रीड लाइक, यानी कि एक लंबा, ठीक है, और एक नुकीला आगे से, ये कुछ ऐसा होता था, इससे क्या होता था, लिखा जाता था। ठीक है, ये एक प्लांट होता था जो नील रिवर के आसपास कहीं पे उगता था। सो इसको लिखने के लिए यूज़ होता था राइटिंग मटेरियल में, डेली लाइफ में। फिर है मटेरियल सोर्सेस या रिमेन्स। तो कुछ पुरानी बिल्डिंग्स हैं, कुछ पुराने मॉन्यूमेंट्स हो जाएंगे आपके, ठीक है, कुछ पुराने स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे, कुछ मिट्टी के बर्तन हो जाएंगे, कुछ कॉइन्स हो जाएंगे, कुछ मोज़ेक्स हो जाएंगे, दीवार पर जो पेंटिंग्स वगैरह बनाते थे वॉल्स पे। ये जो चीज़ें हमें मिलती है ना,
यही हमारे सोर्सेस हैं रोमन एम्पायर के बारे में कि हमें पता चलता है। ठीक है, सो ये आप देख सकते हो, ये सारे के सारे सोर्सेस हैं जो आपको मेरे पीछे नज़र आ रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, रोमन एम्पायर का स्प्रेड कहाँ तक था? अफ्रीका का नॉर्थ एरिया, एशिया का वेस्ट एरिया और कुछ पार्ट यूरोप का। ये जो एरिया है ना, दिस इज कॉल्ड रोमन एम्पायर। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। पहले मैंने आपको कॉन्टिनेंट समझा दिए, फिर मैंने आपको 3 कॉन्टिनेंट बता दिए कौन कौन से थे रोमन एम्पायर के, फिर मैंने आपको रोमन एम्पायर भी पर्टिकुलरली बता दिया है कि कहाँ कहाँ पर ये आता था, इसका स्प्रेड कैसे था। द अर्ली रोमन एम्पायर। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ जो कि है द अर्ली रोमन एम्पायर। देखो, फाउंडेशन की बात करें, सो द सिटी ऑफ रोम, जो रोम शहर है, वॉज फाउंडेड इन द 8th सेंचुरी BCE। रोम को कब ढूंढा गया था? रोम ढूंढा गया था 8th सेंचुरी BCE में। द रोमन रिपब्लिक वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 509 BCE। और पहले ये रिपब्लिक हुआ करता था, एम्पायर नहीं था। सो रोमन रिपब्लिक 509 में एस्टेब्लिश हुआ। फिर उसके बाद रोम बिगेन एक्सपेंडिंग इट्स टेरिटरीज। जो रोम सिटी है उसकी टेरिटरी लगातार बढ़ती गई, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट हुए, अलाइंस बनाए, और इस तरीके से धीरे 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 रोमन जो एरिया था वो बढ़ता चला गया। फिर एक ट्रांजिशन का पीरियड आता है, जो पहले एक रोमन रिपब्लिक था, रिपब्लिक जहाँ लोग अपने हिसाब से चुनते थे, सब कुछ करते थे। ग्रेजुअली रोमन रिपब्लिक से ये रोमन एम्पायर बन जाता है, और यहीं से राइज होता है ऑगस्टस का, जिसको पहले ऑक्टावियन भी कहा जाता था। 27 BCE का टाइम था। हु बिकेम द फर्स्ट रोमन एम्परर। पहला रोमन एम्परर बना वो था ऑगस्टस, ठीक है, जिसको ऑक्टावियन भी कहा जाता था। सो यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा, रोम इनिशियली एक रिपब्लिक था, आगे चलकर वो एक एम्पायर बना। सो ही इज ऑगस्टस, ठीक है, जो आपके सामने नजर आ रहा है आपको। सो द रेन ऑफ अगस्टस, अगस्टस का जो टाइम पीरियड था वो था 27 BC से लेके 14 CE तक का। इसमें रोमन एम्पायर की बिगिनिंग हो रही थी। उन्होंने इस्टेब्लिश करा एक सिस्टम वेयर द एम्परर हेल्ड अल्टीमेट पावर। इनके टाइम पीरियड में रोमन एम्पायर में सबसे ज़्यादा पावर एम्परर के पास थी। ये इन्होंने ही ये सिस्टम लागू किया था। रिपब्लिक में लोगों के हाथ में पावर होती है, एम्पायर में एम्परर के हाथ में पावर होती है, याद रखना। प्रिंसिपेट क्या होता है समझते हैं। ऑगस्टस वॉज द फर्स्ट एम्परर ऑफ रोम एंड एस्टेब्लिश द प्रिंसिपेट। इन्होंने अपना एम्पायर बनाया जिसको इन्होंने बोला प्रिंसिपेट, और ये पहले रूलर, पहले एम्परर माने जाते हैं रोमन एम्पायर के। अ सिस्टम वेयर ही वॉज प्रिंसेप्स। प्रिंसिपेट का जो है एक प्रिंसेप होता था, एक प्रिंस होता था, एक राजा होता था, जो थे ऑगस्टस। और द फर्स्ट सिटीजन, पहला सिटीजन माना जाता है वो एक किंग को माना जाता है, गिविंग द इल्यूजन ऑफ अ रिपब्लिक बट विद सेंट्रलाइज्ड पावर। कहा जाता था कि रिपब्लिक भी ये था बट सिर्फ एक इल्यूजन है, अल्टीमेट पावर तो ऑगस्टस के पास ही थी। सेंट्रलाइज्ड पावर यानी कि सारी की सारी जो देखो, एक होता है सेंट्रलाइज जहाँ पे पावर जो होगी वो सारी की सारी एम्परर के पास होगी। एक होता है डिसेंट्रलाइज जहाँ पावर जो है वो शेयर हो जाती है अलग अलग अथॉरिटीज में। सो अपना जो रोमन एम्पायर है वो सेंट्रलाइज था, यानी कि उसमें राजा के पास ही सारी पावर्स होती थी। सक्सेशन की बात करें, सो आगे अगर मर जाता है, एम्परर की डेथ हो जाती है, सो डायनेस्टिक सक्सेशन होता था, उसी डायनेस्टी का बंदा आगे रूलर बनेगा। वेयर द एम्परर्स फैमिली मेंबर्स, फैमिली का बंदा है वो भी बन सकता है, या जिसको एम्परर ने अपॉइंट किया होगा नॉमिनी के लिए, आफ्टर द डेथ वो रूलर बन जाता था। ओके, अब हम देखेंगे टेरिटोरियल एक्सटेंट, कैसे टेरिटरीज जो है वो एक्सटेंड हुई। सो जब रोमन एम्पायर अपनी हाइट पे था, द रोमन एम्पायर कंट्रोल लार्ज पार्ट्स ऑफ यूरोप। यूरोप के बड़े एरिया पर रोमन एम्पायर का कब्जा था। प्रेजेंट में जो ब्रिटेन है, फ्रांस, स्पेन, इटली, नॉर्थ अफ्रीका, एशिया का वेस्टर्न एरिया, सारा का सारा रोमन एम्पायर के पास था। सोचो कितना वास्ट एम्पायर रह चुका था। रोमन एम्पायर की पॉलिटिकल हिस्ट्री में 3 लोग सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले खुद एम्परर, जो कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी है, अथॉरिटी यहीं से आती है, यही सबसे मेन है, पावरफुल बंदा है। सक्सेशन इधर नेचुरल और अडेप्टिव हो सकता है, जो आगे मर जाएगा ये तो उसका फैमिली मेंबर बन सकता था, या जिसको वो अपॉइंट करेगा वो बन सकता था। इंपॉर्टेंट कुछ एम्परर जो रहे हैं रोमन एम्पायर में वो है जूलियस केसर, ऑगस्टस, टिबेरियस, ट्राजन, नेरो। नाम याद करने की जरूरत नहीं है, ऑगस्टस का नाम याद रख लो, इनफ है, जिसको ऑक्टावियन भी कहा जाता था।
दूसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट है सीनेट। सीनेट क्या है? जो अमीर लोग होते थे उनकी फैमिली थी, ठीक है, सीनेट जो बहुत बड़े बड़े ऑफिशियल्स होते थे। फिर आती है आर्मी। ये पेड आर्मी भी होती थी, जो पैसे देकर किसी को आर्मी में बुला लिया। कुछ प्रोफेशनल भी होती थी आर्मी की, कुछ परमानेंट आर्मी के लोग भी होते थे। फिर है लार्जेस्ट सिंगल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी। आर्मी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड भी थी कि भाई इसी वजह से तो उनका एक्सटेंड होता चला गया, आर्मी बहुत मजबूत थी इनकी। अब हम बात करेंगे रोमन एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन इनका कैसा था वो समझ लेते हैं। सो पावर सेंट्रलाइज थी, जैसा मैंने अभी आपको पीछे बताया। जो रूलर होता था, जो एम्परर होता था, वो कोर में होता था, यानी कि सबसे ज्यादा पावर उसी के पास रहेगी। सीनेट और असेंबलीज भी होती थी। सो ऑल्दो द सीनेट एंड असेंबलीज एग्जिस्टेड, ये सीनेट और असेंबली एग्जिस्ट करती थी, लेकिन पावर वॉज लार्जली सेरेमोनियल ड्यूरिंग द इंपीरियल पीरियड। लेकिन पावर नाम की होती थी, मेन पावर एम्परर के पास ही होती थी। सीनेट और असेंबलीज के पास उतनी ज़्यादा पावर नहीं होती थी। सो कुछ ऐसी नज़र आती थी रोमन एम्पायर में जो असेंबलीज होती थी, जो आप मेरे पीछे देख सकते हो, ठीक है, जहाँ सारे लोग बैठ के डिस्कशंस करते थे, बट फाइनल डिसीजन तो भाई एम्परर का ही होता था, ये आप मान के चलो। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन भी होता था उस टाइम पे। एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस, छोटे छोटे प्रोविंस बने हुए थे। हर जगह का जो है मतलब एक ग्रुप अपॉइंट होता था ऑफिशियल्स का, जो एम्परर ही उनको चूज कर सकता था कि भाई किसको कौन से प्रोविंस में क्या रूल करवाना है, ये एम्परर का डिसीजन था। लीगल सिस्टम की बात करें तो रोमन लॉ वॉज कोडिफाइड एंड इट बिकेम द फाउंडेशन फॉर मैनी लीगल सिस्टम्स इन यूरोप। रोमन एम्पायर का जो लॉ सिस्टम था बहुत अच्छा था। इन्होंने पूरा अच्छे से एक बहुत बड़ी किताब में सब लिखा था, जिसको कहा जाता है 12 टेबल्स। 12 टेबल नाम से इनकी एक कानून की किताब थी, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है। लीगल कोड्स लिखे होते थे, कैसे कैसे क्या होगा, क्या लीगल है क्या इलीगल है, इन्होंने सब कुछ बढ़िया लीगल सिस्टम बनाया था। वो लीगल सिस्टम आज भी बहुत से यूरोपियन कंट्रीज फॉलो करती हैं। देखो ये थे आपके 12 टेबल्स, ठीक है, टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, टेबल 4, टेबल 5, टेबल 6, टेबल 7, इस तरीके से 12 टेबल्स होते थे। प्रॉपर्टी के लॉज क्या होंगे, ठीक है, किस तरीके से इनहेरिटेंस के लॉज होंगे, पब्लिक लॉ क्या होंगे, सेक्रेड लॉ क्या होंगे, सारे के सारे लॉज थे भाई इनके लिखे हुए। समझो कितना ऑर्गेनाइज था रोमन एम्पायर। टैक्स की बात करें सो थ्रू लोकल अपर क्लास, जो लोकल अपर क्लास के लोग होते थे उनसे टैक्स कलेक्ट करवाया जाता था, ठीक है। और प्रोविंशियल जो कंट्री साइड एरिया था, गांव का एरिया था, गांव देहात का, वहाँ से टैक्स आता था। प्रोविजनल अपर क्लास बिकेम द न्यू एलिट। जो अपर क्लास लोग होते थे वो एलिट थे, काफ़ी अमीर माने जाते थे। अब हम बात करेंगे इनकी इकॉनमी के बारे में। रोमन एम्पायर की इकॉनमी कैसी थी? एग्रेरियन इकॉनमी भी थी कि भाई एग्रीकल्चर वॉज द बैकबोन ऑफ द रोमन इकॉनमी। एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होता था रोमन एम्पायर के अंदर अगर हम बात करें, ठीक है। और इसके अलावा ट्रेड एंड कॉमर्स भी बहुत ज़्यादा था। पूरा जो एम्पायर था वो ट्रेड एंड कॉमर्स में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता था, और इनका ट्रेड नेटवर्क फैला हुआ था मेडिटेरेनियन सी से लेकर, और आप अगर देखोगे ऑलिव ऑयल का ट्रेड होता था, वाइन का ट्रेड होता था, ग्रेन्स को इधर से उधर ले जाया जाता था। सो ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत अच्छे से फ्लरिश हो रहा था रोमन एम्पायर में। करेंसी की बात करें तो वो एक कॉमन करेंसी यूज़ करते थे पूरे एम्पायर में, और उसमें एक सिल्वर का कॉइन चलता था, ठीक है। ये हम अर्ली रोमन एम्पायर पीरियड की बात कर रहे हैं। तो सिल्वर कॉइन जो था उसको दिनारियस कहा जाता था, और वो कुछ ऐसा दिखता था। सोने के कॉइन का नाम बाद में सॉलिडस था, कुछ ऐसा। और अभी जो हम पढ़ रहे हैं वहाँ तक याद रखो, सिल्वर कॉइन यूज़ होता था जिसको दिनेरियस कहा जाता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अर्बनाइजेशन के बारे में बात करें तो रोमन एम्पायर में अर्बन डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ, खासकर सिटीज़ में। कुछ रोमन एम्पायर के बड़े शहरों के नाम आपको बता देता हूँ। रोम, एलेक्जेंड्रिया, एंटियोक एंड कार्थेज, ये कुछ बड़े सेंटर बने ट्रेड, कॉमर्स और कल्चर के, ठीक है। और ये समझ लो कि अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा था रोमन एम्पायर में। ये सिटीज़ आज की डेट में इतनी बड़ी बन चुकी हैं। आप रोम में चले जाओ, लोगों का सपना होता है एक बार रोम घूमना, इधर उधर जाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ मूव अहेड। ये भी देखो, ये भी वही सिटीज़ में से एक है, ठीक है। ये आपको बैकग्राउंड में नज़र आ रहा होगा, ये उस टाइम के रोम की सिटीज़ हैं। सो लेट्स मूव अहेड। द 3rd सेंचुरी क्राइसिस 235 to 284 CE, ये जो टाइम पीरियड था इसमें रोमन एम्पायर ने एक बहुत बड़ा क्राइसिस फेस करा, जिसको कहा जाता है द 3rd सेंचुरी क्राइसिस।
क्या हुआ था इसमें, आइए आपको बताता हूँ। सबसे पहले पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ गई थी, क्योंकि पॉलिटिकली क्या था कि जो एम्परर थे वो ज़्यादा अच्छे नहीं आ रहे थे। द एम्पायर फेस द पीरियड ऑफ क्राइसिस, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई थी 3rd सेंचुरी में, क्योंकि होता क्या था, लगातार फ्रीक्वेंट चेंजेस हो रहे थे, एम्परर बहुत ज़्यादा एम्परर बदल रहे थे, 20-25 से ज़्यादा एम्परर्स बदल चुके थे बहुत कम पीरियड में। कई तो मर जाते थे, मरवा दिया जाता था, कभी सिविल वॉर हो जाती थी, कभी इंटरनल कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती थी एम्पायर में, तो वो एक स्टेबिलिटी जो थी वो पॉलिटिकली इनस्टेबल हो चुकी थी। तो इससे भी क्या होता है कि आपका एम्पायर जो है उसमें क्राइसिस आ जाता है। बार 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 अगर आपके एम्पायर्स वो एम्परर्स चेंज हो रहे हैं तो इट इज़ नॉट गुड साइन। ओके, आगे बढ़ते हैं अब हम। अगर अब आप आगे देखोगे, इकोनॉमिक ट्रबल बहुत ज़्यादा थे 3rd सेंचुरी में। द एम्पायर सफर्ड फ्रॉम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इस टाइम पे 3rd सेंचुरी में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ रही थी, और इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई बहुत बढ़ रही थी, टैक्स बहुत ज़्यादा लगाया जा रहा था लोगों पे, एंड अ डिक्लाइन इन ट्रेड, ट्रेड में डिक्लाइन हो रहा था। ये क्या होता है कि भाई इससे भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है। द डिबेसमेंट ऑफ करेंसी, भाई करेंसी का भी क्या है कि थोड़ी सी ख़राब हो रही थी, करेंसी की वैल्यू गिरती जा रही थी, जो उसमें सिल्वर की जो प्योरिटी होती है वो कम हो रही थी। इससे इकॉनमी का पता चलता है कि इकॉनमी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, क्राइसिस का माहौल था। मिलिट्री चेंजेस आ रहे थे। द रोमन लीजेंस वंस इनविंसिबल, रोमन मिलिट्री एक टाइम पे ऐसे थे इनविंसिबल, जिसको कोई हरा ही नहीं सकता, बट धीरे धीरे डिफ़िकल्टीज आने लगी, क्योंकि भाई एम्पायर बहुत वास्ट हो चुका था, बहुत बड़ा हो चुका था, बहुत फैल चुका था, तो आए दिन कोई ना कोई अटैक हो रहे थे, इन्वेजन्स हो रहे थे। जर्मनिक ट्राइब्स, यानी कि जर्मनिक कुछ ट्राइब्स होती थी जैसे द ससानियंस, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, आगे आपको बताऊंगा। जर्मनिक ट्राइब के अलग अलग लोगों ने मिलकर अटैक करा रोमन एम्पायर पर, तो इससे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी और एम्पायर वीक हो गया था, मिलिट्री स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी। जर्मनिक ट्राइब क्या है अब आपको समझा देता हूँ एक बारी। जर्मनिक ट्राइब एक ग्रुप था एंशियंट इंडो यूरोपियन लोगों का, जो कि नॉर्थ और सेंट्रल यूरोप में रहा करते थे। ये कुछ ऐसा दिखते थे, आपको नज़र आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, ये जर्मनिक ट्राइब के लोग हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आगे आपको बताता हूँ सक्सेशन की बात करें, टू द थ्रोन वॉज मोस्टली बेस्ड ऑन फैमिली, जो अगर कोई किंग मर जाता था तो उसकी फैमिली मेंबर में ही अगला किंग बनता था। ये नेचुरल और अडेप्टिव हो सकता था, ये मैंने आपको पीछे बता दिया है ऑलरेडी। फॉर एग्जाम्पल तिबेरियस जो सेकेंड एम्परर था, ठीक है, आफ्टर द ऑगस्टस, वॉज नॉट द नेचुरल सन ऑफ ऑगस्टस, तिबेरियस अगस्टस का असली बेटा नहीं था, बट ही अडॉप्टेड तिबेरियस, तिबेरियस को उसने अडॉप्ट किया था। नेचुरल या फिर अडॉप्टिव दोनों तरीके का सक्सेशन चलता था, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया है कि कैसे एम्पायर में ये चलता था। नाउ टॉक अबाउट द फैमिली एंड मैरिज सिस्टम इन रोमन एम्पायर। यहाँ पे मतलब मेंबर्स कैसे होते थे फैमिली में, न्यूक्लियर फैमिली थी भाई, छोटा परिवार सुखी परिवार होता था। एडल्ट जो लड़का होता था वो शादी के बाद अपनी फैमिली के साथ नहीं रहता था, ठीक है, वो अपने अलग से रहता था, न्यूक्लियर फैमिली होती थी। एडल्ट सन्स डिड नॉट लिव विद देयर फैमिलीज एंड इट इज़ रेयर, बहुत रेयर होता था कि जहाँ दो बड़े भाई शादीशुदा एक घर में रह रहे हों, बहुत ही रेयर होता था ऐसा, वरना अक्सर 99% घरों में होता क्या था, न्यूक्लियर फैमिली फॉलो होती थी, जहाँ पर हस्बैंड वाइफ और उनके चिल्ड्रन के अलावा और कोई नहीं रहता था, ठीक है। न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम था, समझ आ गया होगा। इन द 1st सेंचुरी BCE आफ्टर द मैरिज वाइफ वॉज नॉट अंडर हस्बैंड्स अथॉरिटी, वाइफ जो है उसके पास थोड़ी पावर थी, वो हस्बैंड से दबकर नहीं रहती थी, बट शी हैड फुल राइट्स इन द प्रॉपर्टी ऑफ हर नेटल फैमिली, जो इसका मायका था लड़की का, उसकी प्रॉपर्टी के राइट्स भी लड़की के पास थे, सोचो, तो उसको हस्बैंड से मांगने की जरूरत नहीं है। इन रोमन सोसाइटी डाइवोर्स सिस्टम वॉज वेरी ईजी, भाई डिवोर्स जिसको हम तलाक कहते हैं इतना ईजी था उस टाइम पे। ओनली अ सिंपल नोटिस, आप एक नोटिस भेज दो अपने पार्टनर को मुझे डिवोर्स लेना है, और आप सीधा सीधा डिवोर्स ले सकते थे, ठीक है, इनफ होता था, एक नोटिस भेज दो बस डिवोर्स हो गया, डिवोर्स काफ़ी ईजी था। वाइल मेल्स मैरिड इन लेट 20s और अर्ली 30s, लड़कों की शादी होती थी लेट 20s में, ठीक है, या फिर अर्ली 30s में। विमेन मैरिड इन दी लेट टीन्स और अर्ली 20, लेकिन लड़की जो थी उनकी शादी लड़कों से थोड़ी सी जल्दी होती थी, कम एज में लड़कियों की शादी हो जाती थी। दिस एज गैप मस्ट हैव इनकरेज सर्टेन इनइक्वालिटी, ये एज गैप बहुत ज़्यादा था, लड़के 30 साल के
लड़कियां 18, 17, ठीक है, 19 ऐसी एज की होती थी। 10-10 साल का, 11-11 साल का एज गैप होता था उस टाइम पे। फादर हैड मोर लीगल कंट्रोल ओवर चिल्ड्रन देन मदर्स, समटाइम्स टू अ हॉरिबल एक्सटेंट। कभी कभी क्या होता था, जैसे मान लो हस्बैंड वाइफ है, उनका एक बच्चा है, तो पापा जो होगा बच्चे का उस पर ज़्यादा पावर होती थी, और ये पावर कभी कभी बहुत खतरनाक भी होती थी। कैसे? दे हैड अ लीगल पावर, उनको अपने बच्चे की जान की भी पावर है, वो चाहे तो बच्चे को मार देगा तो भी उसके ऊपर कोई केस नहीं होगा। एक एग्जाम्पल दिया गया है, अगर कोई बच्चा अनचाहा हो गया और आपको लग रहा है कि भाई मेरा बच्चा है, मैं इसको मारना चाहता हूँ, कड़कती ठंड में बाहर छोड़ दोगे मरने के लिए बच्चे को, तो भी आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ऐसा भी बहुत बारी होता था, पर बहुत कम होता था, ठीक है। आगे देखो, द कैजुअल लिटरेसी, यानी कि जो नॉर्मल एक पढ़ने लिखने की बात होती है, भाई डेली लाइफ में आप कुछ पढ़ रहे हो या कुछ लिख पा रहे हो, वो हर जगह पे अलग अलग होती थी, ठीक है। पूरे एम्पायर में बराबर की लिटरेसी नहीं थी, कहीं पे कम पढ़े लिखे लोग थे, कहीं पे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे। तो लिटरेसी की बात करें तो इसमें इनइक्वालिटी थी, सेम सेम नहीं था। नाउ टॉक अबाउट द रोमन कल्चर एंड रिलीजन। रोमन कल्चर और रिलीजन की बात कर लेते हैं भाई। रोमन एम्पायर में पोलीथीज्म चलता था, यानी कि जो अर्ली रोमन लोग थे वो क्या करते थे, बहुत सारे गॉड्स को मानते थे, गॉडेस को मानते थे, जैसे जुपिटर जो कि भगवानों का राजा माना जाता था, मार्स जो कि वॉर का गॉड माना जाता था, वीनस जो कि गॉडेस ऑफ लव मानी जाती थी, इनकी पूजा होती थी। रिलीजियस रिचुअल्स वर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ। रिलीजियस थे भाई रोमन एम्पायर के लोग, अपने रिलीजन को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस थे। और एम्परर की बहुत पूजा होती थी। एम्परर को भाई ये समझा जाता था कि भाई टेम्पल्स भी बना दिए जाते थे राजाओं की याद में, ठीक है। एम्परर का कल्ट फॉलोइंग था। रोमन एम्पायर वॉज नोन फॉर इट्स कल्चरल डाइवर्सिटी। रोमन एम्पायर में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी, खासकर अलग अलग कल्चर्स के लोग रहते थे, अलग अलग अपने देवताओं को मानते थे। लैंग्वेजेस में बहुत प्लूरैलिटी थी, अलग अलग जगहों पे अलग अलग लैंग्वेज जो है वो बोली जाती थी। और द स्टाइल्स ऑफ ड्रेस एंड कॉस्ट्यूम, सभी लोगों का स्टाइल अलग था, कॉस्ट्यूम अलग थी, बात करने का तरीका अलग था, और खाना भी लोग अलग अलग खाते थे अलग अलग जगहों पर। मान लो भाई रोमन एम्पायर 3 कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है, अफ्रीका वाले लोग जो है वो कुछ अलग खा रहे होंगे, यूरोप के लोग अलग खा रहे होंगे, वेस्टर्न एशिया वाले कुछ अलग खा रहे होंगे। नाउ टॉक अबाउट द लैंग्वेज इन रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर में लैंग्वेज का क्या सिस्टम था वो देख लेते हैं। लैंग्वेज में अरामाइक लैंग्वेज चलती थी, बहुत डोमिनेंट थी भाई। अरामाइक सबसे ज़्यादा बोली जाती थी नियर ईस्ट, ठीक है, ईस्ट में, एटलीस्ट वेस्ट ऑफ द यूफ्रेट्स, यूफ्रेट्स रिवर के आसपास की बात है, वहाँ अरामाइक चलती थी। कॉप्टिक लैंग्वेज बोली जाती थी, ठीक है, इजिप्ट में। पुंची एंड बर्बर वर स्पोकन इन नॉर्थ अफ्रीका, ठीक है। ये लैंग्वेजेस के कुछ नाम हैं। सेल्टिक लैंग्वेज भी थी जो स्पेन में बोली जाती थी और नॉर्थ वेस्ट में बोली जाती थी। सो ये लैंग्वेज के बारे में है। अरामाइक, कॉप्टिक, सेल्टिक, ये 3 लैंग्वेजेस सबसे मेन और डोमिनेंट थी। ऑलिव ऑयल इकोनॉमी। अब रोमन एम्पायर में ऑलिव ऑयल कितना इंपॉर्टेंट था ये समझ लो। ऑलिव ऑयल की बहुत इंपॉर्टेंस थी। ऑलिव ऑयल वॉज अ वास्ट कमर्शियल एंटरप्राइज, सबसे ज़्यादा बेचे जाने वाला सामान था, और 140 से 160 एडी के आसपास सबसे ज़्यादा इसे बेचा गया। इसको कैरी करने के लिए एक कंटेनर होता था जिसको ड्रेजल 20 कहा जाता था। ये कंटेनर आपको दिख रहा होगा, इसमें ऑलिव ऑयल डाला जाता था। इस कंटेनर को कहा जाता था ड्रेजल 20, ठीक है। और इस तरीके से ये दिखता था। ऑलिव ऑयल के बारे में आप याद रखना, बहुत ज़्यादा इसका ट्रेड होता था। और इट कैन बी इन्फर्ड दैट स्पेनिश ऑलिव ऑयल वॉज वाइडली सर्कुलेटेड। स्पेन का जो ऑलिव ऑयल था पूरे आसपास के एरियाज में सर्कुलेट होता था, बहुत लोग ऑलिव ऑयल को यूज़ करते थे। कंट्रोलिंग ऑफ वर्कर्स इन द रोमन एम्पायर, जो वर्कर लोग काम करते थे उनके साथ बड़ा वो होता था, बहुत ज़्यादती होती थी, क्योंकि स्लेवरी बहुत ज़्यादा थी, हर घर में स्लेव होते थे। स्लेवरी बहुत ज़्यादा डीपली रूटेड थी इन इटली। आउट ऑफ 7.3 मिलियन पॉपुलेशन 3 मिलियन तो स्लेव ही थे, गुलाम जो घर में रहते थे, घर के काम करते थे। स्लेव्स को इन्वेस्टमेंट की तरह देखा जाता था। कैसे, आगे बताता हूँ। स्लेव्स जो होते थे वो हमेशा कर्जे में रहते थे जब भी किसी की गुलामी करते थे। स्लेव्स की ब्रीडिंग भी करवाई जाती थी। मान लो एक मादा और मेल फीमेल, ठीक है, 2 स्लेव्स हैं, इनकी ब्रीडिंग करवाई जाएगी, इनकी शादी करवा के बच्चे होंगे उनको भी स्लेव बना दिया जाएगा। फिर उसके
फिर उससे शादी करवा के फिर उनको स्लेव बना दिया जाएगा। ये ही सिस्टम चल रहा था, अपने प्रॉफिट के लिए लोग ऐसा करते थे। ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा फोर्स करके सेक्सुअल रिलेशंस बनवाए जाते थे मेल और फीमेल स्लेव्स के बीच में, ताकि उन लोगों का अपना पर्सनल फ़ायदा हो सके, वो कि जो कि बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो इनके बच्चे होते थे वो भी आगे चल के स्लेव्स बनते थे, ठीक है। सोशल हायरार्की इन अर्ली एंड लेट रोमन एम्पायर। सोशल हायरार्की को समझ लेते हैं, कौन समाज में ऊपर था कौन नीचे था। सबसे टॉप पे एम्परर होता था, सुप्रीम रूलर होता था, जिसके पास अल्टीमेट पावर होती थी भाई, ठीक है, एम्पायर में, और मिलिट्री में सबसे टॉप पर था, ठीक है। दूसरे नंबर पर सीनेट होते थे, सीनेटर्स, कुछ अमीर लोग होते थे, ऑफिशियल्स होते थे जो गवर्नर वगैरह की पोस्ट पे भी रहते थे। फिर इक्वेट्स आते हैं तीसरे नंबर पर, जो कि कुछ बिजनेस क्लास के लोग होते थे, अपर आप कह सकते हो जो लोग हैं कुछ, और ये ट्रेड एंड कॉमर्स में बहुत एक्टिव रहते थे। कुछ ऑफिशियल्स भी थे इनमें से, कुछ लोग कमांडर भी बने, ठीक है। और फिर आते हैं कॉमन सिटीजन्स, ठीक है। ये सिटीजन्स थे जो छोटे फार्मर वगैरह भी हो सकते हैं, गरीब लोग भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फ्रीडमैन होते थे, ये पहले स्लेव्स रह चुके थे पर अब इनको आज़ाद कर दिया गया था, अब ये बिजनेस करते थे, ठीक है। और फिर सबसे लास्ट में जो आता है हायरार्की में वो स्लेव होता है। इनके पास कोई लीगल राइट नहीं था, कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, एग्रीकल्चर वाला काम कर सकते हैं, घर के काम करवाए जाते थे इनसे, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में इनसे काम कराया जाता था जो स्लेव होते थे, ओके। सो इस तरीके से ये पूरा सिस्टम है। अगर आपको ऐसे समझना है तो देख लो, एम्परर होता है, फिर सीनेट होते हैं, फिर इक्वेट्स होते हैं, फिर कॉमन सिटीजन्स होते हैं, फिर फ्रीडमैन होते हैं जिनको आज़ाद कर दिया गया है, फॉर्मल स्लेव्स थे, फिर स्लेव आते हैं, ठीक है। विमेन के पास भी जो था मैंने आपको बता दिया है कि अपनी जो मायके वाली जो उनकी प्रॉपर्टी है वो महिलाओं के नाम होती थी। एम्परर, एरिस्टोक्रेसी, यानी कि वही आपके सीनेट्स हो गए, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, ठीक है। मिडिल क्लास में कुछ बिजनेसमैन हो गए, लोअर क्लास हो गया स्लेव्स हो गए। लोअर क्लास में आपके वो फ्रीडमैन आ सकते हैं, ठीक है, जो आप बिजनेस वगैरह कर रहे हैं। स्लेव में आप जो घर के काम जिनसे करवा रहे हो, जो आपका गुलाम है। कंडीशंस ऑफ लेबर। अब जो लोग मेहनत कश थे, जो लेबर के लोग हैं, उनकी कंडीशन कैसी थी रोमन एम्पायर में, वो समझ लेते हैं। अ सील वॉज पुट अपॉन दी वर्कमैन क्लोथ। एक सील लगाई जाती थी, मान लो एक कपड़ा है, ठीक है, ये आपने कपड़े पहने हुए हैं, आपके कपड़ों में एक सील लगा दी जाएगी और उससे आपकी पहचान हो जाएगी कि आप हैं कौन, ठीक है। और आपको एक जालीदार और एक नेट वाला मास्क पहनना पड़ता था, अपना सर कवर करना पड़ता था जब भी आप जाओगे, ठीक है। और बिफोर दे लेफ्ट द प्रेमिसेस दे हैड टू टेक ऑफ ऑल देयर क्लोथ्स। बाहर जाते टाइम ये सब उतरवा दिया जाता था उनसे। अ लॉ ऑफ 398, एक कानून था जिसको कहा जाता है 398 का कानून। इसमें क्या था कि उनको क्या किया जाता था, दागा जाता था। जैसे कभी कभी क्या, उनके शरीर पे कुछ गरम गरम निशान बना दिया। बताओ, इतनी यातना हो रही है कि गरीब, मतलब वो एक तो गरीब है, ठीक है, एक आपने उसको स्लेव बना रखा है, लेबरर है वो, फिर उसको आप दाग रहे हो, उसके ऊपर आप कुछ गरम गरम लगा रहे हो ताकि पहचान में आ जाए कि ये हमारा ही लेबरर वाला है। मैनी प्राइवेट एम्प्लॉयर्स मेड एग्रीमेंट विद वर्कर्स। कई एम्प्लॉयर्स क्या करते थे, झूठे वो कर देते थे एग्रीमेंट, ठीक है, और वो बेचारा फंस के रह जाता था उस एग्रीमेंट के चक्कर में। और क्या करते थे कि भाई उसको लगातार कर्जे में रखते थे और उससे अपना काम निकलवाते रहते थे। सो ऐसा हाल, मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब हाल था जो लेबरर्स थे उनका। लेट एंटिक्विटी, जिसको कहा जाता है 3rd सेंचुरी के बाद का रोमन एम्पायर, उसमें क्या क्या हुआ था वो मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में, इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। एम्पायर अगर आप देखोगे, अब यहाँ पे 284 से लेके 305 में एम्परर डायोक्लिटियन के अंडर में था। इसने क्या करा कि भाई जो अपने बाउंड्री वाले एरियाज थे उसको फोर्टिफाइड कर दिया, मिलिट्री और सिविल वर्क को बिल्कुल अलग कर दिया, मिलिट्री की पावर बढ़ा दी थी मिलिट्री कमांडर्स की इसने, प्रोविंशियल बाउंड्रीज बना दी, भाई छोटे छोटे जो प्रोविंसेस थे उनकी बाउंड्री इसने बना दी थी। और इसने एम्पायर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ईस्टर्न और वेस्टर्न रोमन एम्पायर। ये 4-5 काम इसने करे थे, ठीक है, ये इसकी फ़ोटो है। इसके बाद एम्परर कॉन्स्टेंटाइन आता है, ये लेट वाले हैं मेन एम्पायर जो एम्परर जो आपको बता रहा हूँ। इसने क्या करा था, 307 से लेके 337 तक ये रहा। इसने क्रिश्चियनिटी को ऑफिशियल रिलीजन बना दिया रोमन एम्पायर में। अगर आपसे कोई पूछे रोमन एम्पायर में क्रिश्चियनिटी को ऑफिशियल रिलीजन किसने बनाया, तो वो कॉन्स्टेंटाइन ने बनाया।
सोने के सिक्के कौन लाया? सॉलिडस नाम से कॉन्स्टेंटाइन लाया, तो ये याद रखना, इंपॉर्टेंट नाम है। दूसरी कैपिटल इसने अपनी बनाई कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है, ये इसने बनाई अपने नाम से रिलेटेड। लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रेड दोबारा इसने शुरू करवाया, नई नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करा, तो कॉन्स्टेंटाइन बहुत अच्छा राजा माना जाता है। फिर आता है एम्परर जस्टिनियन, 527 से लेकर 565 सी तक था। ये क्या था, इसके टाइम पे रोमन एम्पायर बहुत प्रोस्पेरिटी में रहा, और यही है थोड़ा बहुत, मतलब सभी लोग वेल्दी थे इसके टाइम पे। अब क्या है, डिक्लाइन कैसे होता है रोमन एम्पायर का वो समझ लो। ये सारी बातें हो गई, ठीक है। अब हम समझेंगे रोमन एम्पायर वीक कैसे पड़ा था, ऐसा क्या हो गया इतना बड़ा एम्पायर बिल्कुल खत्म हो गया। वेस्टर्न रोमन एम्पायर डिक्लाइन इन 4th सेंचुरी, मैंने आपको बताया था 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, वेस्टर्न में और ईस्टर्न में। वेस्ट वाला जो था वो 4th सेंचुरी में डिक्लाइन हो गया, ईस्ट वाला 7th सेंचुरी में डिक्लाइन हो गया, ठीक है। तो अलग अलग टाइम पे दोनों पार्ट्स डिक्लाइन हुए थे। मैप पे देख लो, ये इसकी कैपिटल थी कॉन्स्टेंटाइनोपल, और ये ईस्टर्न रोमन एम्पायर है, ये वेस्टर्न रोमन एम्पायर है, ठीक है। इस तरीके से इसका डिक्लाइन हुआ था। क्यों डिक्लाइन हुआ था, रीज़न क्या था? नॉर्थ एम्पायर जो था उस पर जर्मनिक कुछ ग्रुप थे, विसिगोथ, फ्रैंक, लैम्बार्ड, अलग अलग ये ट्राइब के लोग थे, इन्होंने अटैक कर दिया। फिर ईरान की आर्मी ने जो है अटैक कर दिया ईस्ट पे। भाई ईस्ट पे अलग लोग अटैक कर रहे हैं, नॉर्थ पे अलग अटैक कर रहे हैं। स्लेव जो थे उनके, उन्होंने भी रिवोल्ट कर दिया कि भाई हम भी अब नहीं सहेंगे। एम्परर जो है वो वीक आ रहे थे। इस्लाम का राइज हो रहा था, तो इस्लाम भी, भाई क्या इस्लाम के लोग भी इधर उधर इन्वेड करते रहते थे। फिर क्या है, द ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल रेवोल्यूशन, जो सबसे बड़ा जो रेवोल्यूशन माना जाता है वो था इस्लाम। अरेबिया से स्टार्ट हुआ, धीरे 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 यूरोप तक आने लगा, अफ्रीका तक आने लगा, और बाय 642 AD, 10 ईयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ प्रोफेट मोहम्मद की डेथ के बाद इस्लाम और ज़्यादा फैल गया, और ईस्टर्न रोमन एम्पायर जो था वो भी चला गया, वेस्टर्न भी चला गया। और इसके अलावा जो ससानियन एम्पायर था वो भी अरब्स ने अपने अंडर में ले लिया। भाई पहले ये ससानियन वगैरह जो थे ना, ये वहीं पे थे, इन्होंने पहले रोमन वालों को हटाया, फिर उसके बाद अरब के जो जितने भी मुस्लिम्स थे वो सारे आए, उन्होंने अटैक करा, और बहुत सारे एरियाज़ पर मुस्लिम ने रूल करा, ठीक है। तो मुस्लिम्स और इस्लाम बहुत ही ज़्यादा क्रूशल रोल प्ले करता है कि कैसे रोमन एम्पायर एकदम वीक पड़ गया। एक तो जर्मनिक ट्राइब्स का अटैक हुआ, स्लेव्स ने अंदर ही अंदर रिवोल्ट कर दिया, और इस्लाम जो आया उससे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ गया। इसी के साथ सेकंड चैप्टर यहाँ पे हमारा फिनिश होता है। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में आप अपने फीडबैक को लिख सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।